हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2018 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी के सेक्शन करेंगे। हम ऑलरेडी 2025 से हमने स्टार्ट किया था एंड हम बैक होते होते 2018 तक के क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने पीवाईक्यूज कराए हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा। वहां पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके उसको जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो होने वाली है, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां पे साइन अप करके आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अपने आप कर सकें। ठीक है, फिर आप चाहे आर्ट सेक्शन से हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, दोनों की अलग अलग पीडीएफ है। आप अपना जो आपका मीडियम है आप वो बताएंगे एंड आप उसके बाद पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पीडीएफ कैसे लेनी है, ये नंबर है स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। वहां पे आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे ₹39 का आप मिनिमल सा पेमेंट करके 10 साल की पीवाईक्यू विद प्रीवियस ईयर पेपर विद सारे एक्सप्लेनेशन उसके, चाहे वो रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो आपके किसी भी आपका जो भी स्ट्रीम है उसका एक्सप्लेनेशन हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चाहे हिंदी का एक्सप्लेनेशन हो, सबके एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10 साल की प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पानी, रोशनी, अंशु या माली? निम्न में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? तो हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा इसमें से ना, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथ के दूसरे पर्यायवाची भी होते हैं, दूसरे पर्यायवाची भी हम देख लेते हैं। एक हस्त भी हाथ का पर्यायवाची होता है, कर भी हाथ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कोई सा भी आ सकता है, आपने ये देख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यह नहीं शब्द आपने याद रखना है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिन, रवि, भास्कर या दिवाकर? तो इनमें से आपको पता है रवि, भास्कर और दिवाकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, सिर्फ दिन जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और दिन के अगर पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो एक दिवा भी दिन का पर्यायवाची होता है, एक दिवा होता है और एक वासर भी दिन का पर्यायवाची होता है। ये दो पर्यायवाची आपको दिन के याद रखने हैं, बाकी इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपने बताना है इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, पूर्णिमा, तिरस्कर या अंतरराष्ट्रीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हमारा अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। पूर्णिमा ऐसे नहीं लिखते, पूर्णिमा की क्या, पूर्णिमा कैसे लिखते हैं? पूर्णिमा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी वर्तनी ये शुद्ध हो जाएगी। इसके अलावा तिरस्कृत नहीं होगा, तिरस्कृत होगा। ठीक है, तिरस्कृत ये ऐसे लिखा जाता है, और आपका अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी वर्तनी ऐसे शुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या वृंदावन लाल वर्मा? तो आपने बताना है वैदेही वनवास किसकी रचना है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अगर आप देख रहे होंगे वर्ण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें से कौन सा दंत नहीं है, ओष्ठ नहीं है, तो आपने ये अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा या ट? जो टा है वो उच्चारण की दृष्टि से जो है दंत नहीं है। इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी से आंसर हो जाएगा टा। कहाँ से होता है? मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ता, दा, ना, ये सारे ता वर्ण से है, व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत ही होता है, ता, ना और दा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक या व्यर्थ? तो आलस्य का आपने विशेषण शब्द बताना है, तो आलस्य का विशेषण जो होता है वो आलसी होता है, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा या आंसू?
मैंने आपको हमेशा से बताया तत्सम और तद्भव में हम एक ट्रिक के जरिए देखते हैं कि क्या अंतर रहता है। हम देखते हैं तत्सम वाले जो थोड़े से संस्कृत की तरफ होते हैं ना, वो वाले शब्द हमारे तत्सम होते हैं, जो हिंदी की तरफ होते हैं वो तद्भव होते हैं। हम जैसे ट्रिक के तौर पे हम याद करते आए हैं पिछली क्लासेस में भी, तो वो इस तरीके से। तो आपको बताना है आश्चर्य, हाथ, कंधा या आंसू, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम होगा? तत्सम शब्द हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य ना, ये हमारा तत्सम शब्द होगा। अच्छा, इसका तद्भव शब्द होगा अचरज। आश्चर्य का तत्सम तद्भव यहाँ पे लिख देते हैं। हम हर क्लास में थोड़े थोड़े तत्सम तद्भव याद करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें याद रहे। तो पहले हम बात करते हैं, आश्चर्य हमारा तत्सम शब्द है। आश्चर्य हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, अचरज हो जाएगा इसका तद्भव। ठीक है। और हाथ हमारा तद्भव शब्द है, हाथ का हस्त होता है। ठीक है। कंधा हमारा तद्भव शब्द है, कंधा का होता है, कंधे का क्या होता है? स्कंद होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा क्या था? आंसू, है ना। आंसू हमारा तद्भव शब्द है और अश्रु इसका तत्सम शब्द होता है। तो आज हमने 4 तत्सम तद्भव और याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब वो हिंदी की साइड जो होता है। पंख, परपटी, पिठिका या पाश्चाताप। पश्चाताप, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तो कौन सा है? पंख जो है हमारा वो एक तद्भव शब्द है। ठीक है। पंख का तत्सम तद्भव यहाँ पे हम और लिख देते हैं, तत्सम तद्भव। ठीक है। हमने अभी क्या बात करी? पंख हमारा एक तद्भव शब्द है। पंख हमारा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाएगा वो पक्ष हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगला तत्सम क्या है? सॉरी, अगला हाँ, परपटी जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है, और हमारा पिठिका भी तत्सम शब्द है, और हमारा पश्चाताप भी तत्सम शब्द है। पश्चाताप भी तत्सम शब्द है। पश्चाताप होगा, ये पश्चाताप नहीं होगा, पश्चाताप। ठीक है। एक सेकेंड। पिठिका और पश्चाताप। ठीक है। हम इसके तद्भव भी देख लेते हैं। परपटी जो शब्द है उसका तद्भव होता है पपड़ी। ठीक है। देखो हिंदी की तरफ आ रहा है ना थोड़ा सा, पपड़ी हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपना यूज करते हैं। ठीक है। पिठिका जो होता है, पिठिका का मतलब होता है पीढ़ी, इसका तद्भव होता है पीढ़ी। और यहाँ पे पश्चाताप का होता है पछतावा। ठीक है। तो कभी आपको अगर नहीं आता क्वेश्चन तो आप एक साइड ये याद कर सकते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जो भाषा में यूज करते हैं वो तद्भव शब्दों का ही यूज करते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, जो हम डेली जो जैसे हम भाषा बोलते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। 59 क्वेश्चन है, पय का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? पय, पय का समानार्थी शब्द आपने बताना है। दूध, सुधा, अमीय या काल। तो पय जो है उसका समानार्थी शब्द जो होता है वो दूध होता है, तो यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? मतलब उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थक का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसके। जैसे काल, शुल्क, संगठन या लोकतंत्र। कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकार्थक शब्द है? तो कौन सा है? काल है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काल के जो अर्थ है वो कौन कौन से निकलते हैं? काल का एक अर्थ होता है समय। ठीक है। एक मृत्यु के रूप में भी यूज किया जाता है, काल को इस्तेमाल किया जाता है मृत्यु और एक होता है यमराज। ठीक है, काल। ठीक है। ओके, तो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक से ज्यादा इसके अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट तक है, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात का अर्थ निम्न में से कौन सा है? होनहार के लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं, होनहार चिकने पत्ते होते हैं, अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। जो होनहार होता है उसके लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? मांगना, मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना या मुंह बनाना। इसमें से कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ है मांगना? तो मुंह फैलाने का अर्थ होता है मांगना। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है,
कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, वृंदावन तपोभूमि है। इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वे पास है और ये दूर, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, वह आया पर गया नहीं, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। इसमें से सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वे पास है और ये दूर, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो समझ में तो आ रहा है कि शुद्ध वाक्य है, पर इसमें दूसरे वाक्य अशुद्ध क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। तो वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है नहीं होता, वह खिड़की से बराबर देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती थी। वह आया पर गया नहीं, वह आया पर गया नहीं होता, फिर गया नहीं होगा, यहाँ पे फिर आएगा। वह आया फिर गया नहीं, तो यहाँ पे ये गलती है। और मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है, सुनने में तो सही लग रहा है, पर यहाँ पे वर्तनी की गलती है, यहाँ पे न्यारी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? तो दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि द्वंद्व समास में हमने जब हमने द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था दीदी क्वेश्चंस के थ्रू, तो हमने बताया था वहां पे कि जब हम इसे विग्रह करेंगे ना, तो जो दो पद होंगे उनके बीच में और या लगेगा। जैसे अगर वहां पे और या लगता है तो हम उसे द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे दही बड़ा को अगर हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो दही और बड़ा बनेगा, है ना? तो उसमें और शब्द आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवर्पण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, या अवयवी भाव? इनमें से कौन सा शिवर्पण में कौन सा समास होगा? तो शिवर्पण का मतलब होता है शिफ्ट के लिए अर्पण, शिफ्ट के लिए अर्पण, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, है ना? तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का एक वाक्य। करुण रस का वाक्य आपने बताना है। राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, या लड़ाई की भेरी घोष? तो आपने बताना है इसमें से कौन सा एक करुण रस का वाक्य, या कह सकते हैं करुण रस का उदाहरण कह सकते हैं इसको। तो राम के प्रति दशरथ का विलाप, ये हमारा करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखेंगे राधा का कृष्ण से मिलन, ये तो हमारा श्रृंगार रस हो गया, वो भी संयोग श्रृंगार रस, है ना? और सीता का वनवास हो गया हमारा श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस। और फिर लड़ाई का भेरी घोष ही हमारा हो जाता है, इसमें हो जाता है वीर रस, है ना? तो इसमें हो जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार रस, इसमें हमारा हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक आप तो पहचान गए होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन हमारा, फूले का सकल महिछाई में कौन सा अलंकार है? फूले का सकल महिछाई अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूले का सकल महिछाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारा शरद ऋतु में जो कांस के खिले हुए फूल होते हैं ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो, है ना? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा? देखो वहां पे अब क्या हो गया, अब आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन के साथ साथ ये चीज पूछ ली गई है। अगर आपको इसकी परिभाषा आती है या आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है तो आप आई थिंक समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभी लास्ट पेपर 2019 का पेपर में ये चीज थी, तो इसमें पहले हमें पिछली बार क्या किया था, हमें पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल दे दिया था, फिर पूछा था कि कौन से अलंकार का एग्जाम्पल है, और अभी क्या उसकी डेफिनेशन दे दी। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी क्वेश्चन आप कर दे जाओगे, तो इसलिए हम साथ साथ सारे एग्जाम्पल भी बताते हुए चलते, सारे जितने ऑप्शन है उसको सॉल्व कराते हुए चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होता जाए। ठीक है,
चलिए, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? हमारा यमक अलंकार होता है ना। हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? कनक कनक ते सोगुनी मादक अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौरा, याद है? तो हमने वाला अलंकार पढ़ा था। 69 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, दोहा और छंद कौन से, दोहा और चौपाई कौन से छंद है? मात्रिक छंद है, सोठा है, बसंत तिलका है या हरि गीतिका है? ये हमारा पीवाईक्यू है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? मात्रिक छंद है, ऑब्वियसली, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग का हमने पहले बताया था, ये शब्द है, शब्द के पहले उपसर्ग होगा, बाद में प्रत्यय होता है। अगर बाद में कुछ जुड़ेगा प्रत्यय बनेगा, वो प्रत्यय जुड़ेगा, और अगर शब्द से पहले जुड़ रहा है तो वो उपसर्ग लगेगा। तो हमसे पूछा इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, अपकार या उपकार, इसमें से आपने बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? देखो, इसमें तो है, उपकरण में है, अपकार में भी है, उपकर में भी है, सुखी में नहीं है। सुखी में ई जो है वो प्रत्यय है, सुख और ई, है ना, जो ई है वो हमारा प्रत्यय है। जबकि अगर हम उपकरण की बात करें, उपकरण में उप जो है वो उपसर्ग है। करण एक शब्द है, करण से पहले लग रहा है उप, तो ये हमारा उपसर्ग है। अगर हम अपकार की बात करेंगे तो अपकार में जो है अप, है ना, अपकार में अप जो है वो हमारा उपसर्ग है। इसी तरीके से उपकार में उप जो है हमारा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या हो? कार हमारा शब्द है, उप इससे पहले लगा हो, ये हमारा उपसर्ग है। अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे तो सुख प्लस ई, है ना, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ई है हमारा, ये हमारा प्रत्यय है, शब्द है हमारा, शब्द के बाद लगा है। तो ये क्लियर हो गया होगा, उपसर्ग प्रत्यय का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपने प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद लग रहा है, शब्द के बाद लग रहा है। अध्यापिका में आपने बताना है कौन सा प्रत्यय है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय? अध्यापक और प्लस इका, अध्यापिका, तो यानी हमारा क्या है? इका जो है हमारे इसमें प्रत्यय है। ठीक है, शब्द के बाद लग रहा है। ओके, इका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रोटी, कोयल की बोली, गीत या कविता? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो शब्द है उसमें कौन सा, जैसे रोटी हो गई, रोटी हमारा हो गया, कोयल की बोली हो गई और कविता, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, यानी गीत हमारा पुल्लिंग शब्द है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी या जूही की कली? तो इसमें से आपने बताना है कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है। कौन सी है? रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास की बात करें तो ये किसकी है? ये किनकी है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस भी देखते हुए क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, क्या पता अगली बार प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ठीक है, हमारा ऑप्शन भी अगला है। अगला ऑप्शन है हमारा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसकी नाटक है जिसकी रचना है? तो अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और जूही की कली किनकी है? जूही की कली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि समटाइम्स आपसे ये पूछ सकता है, अभी जब अगला एग्जाम आपका आएगा मे भी पूछ ले अंधेर नगरी किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में हमारी कौन सी संधि है? यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है? तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सुरेंद्र में गुण संधि है। ठीक है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है आपको कहाँ मिलेगी, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन है, वहां पे जाके साइन अप करिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो हमने क्वेश्चन जो हमारी पीडीएफ है उसके स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपने क्या करना है, नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, 39 रुपीज का मिनिमल पेमेंट करना है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।